गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम कंपनी लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी पृथक कानूनी अस्तित्व का सिद्धांत। क्या है पृथक कानूनी अस्तित्व या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल? तो आइए समझते हैं। देखिए, कंपनी एक्ट है। कंपनी एक्ट ने ये कंपनी को एक प्रिविलेज दिया है कि कंपनी एंड कंपनी के मेंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, दे ऑल आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उनका सभी का, कंपनी एंड उनके मेंबर्स का जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी जो एसेट्स या प्रॉपर्टी कंपनी की के द्वारा परचेज की जाती है उस पर केवल कंपनी का राइट्स होता है, कंपनी के मेंबर्स का राइट्स नहीं होता है। यदि कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स कंपनी के मेंबर्स के द्वारा परचेज की जाती है अपने पर्सनल कैपिटल से, तो उस प्रॉपर्टी पर जो राइट्स है वो कंपनी के मेंबर्स का होता है, इंडिविजुअल राइट्स। बट यदि प्रॉपर्टी या एसेट्स है कंपनी के द्वारा परचेज की जाती है तो फिर उस पर कंपनी का राइट्स है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति है अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, सेल कर सकता है, उसी प्रकार कंपनी अपने नाम से सेपरेटली प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, होल्ड कर सकती है और सेल कर सकती है इफ नीड अराइज। तो देखिए, जो कंपनी है, कंपनी एंड कंपनी के जो मेंबर है उन सभी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है ना। कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए आप मेंबर्स को जो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, और मेंबर्स के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है उनके लिए आप कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ये जो प्रिविलेज है वो कंपनी लॉ के द्वारा दिया गया है, और एज पर कंपनी लॉ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस प्रकार हम नेचुरल पर्सन है, प्राकृतिक व्यक्ति, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कंपनी का जो जन्म है, बर्थ है, वो लॉ के द्वारा होता है, और इसका डेथ है यानी वाइंडिंग अप, समापन, ये भी लॉ के द्वारा होता है, कंपनी लॉ के द्वारा। तो इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब देखिए, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी इनविजिबल है, कंपनी को आप देख नहीं सकते। कंपनी डॉक्यूमेंट्स में है, कंपनी की अपनी एसेट्स होती है, कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है, बट आप कंपनी को जो है नहीं देख सकते। कंपनी एक प्रकार से जो अनटेंजिबल है, यानी आप कंपनी को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो कंपनी के प्रॉपर्टी को, एसेट्स को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। कंपनी का अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, हेड है, ठीक है ना। ये प्रॉपर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कंपनी के पास नहीं है। इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये कानून की नज़र में एक रियल पर्सन की तरह कार्य करती है। जिस प्रकार हम काम करते हैं उसी प्रकार जो कंपनी है वो बिजनेस कर सकती है अपने नाम से, और बिजनेस को है एक प्रकार से सेल कर सकती है, किसी अन्य बिजनेस को जो है खरीद सकती है। तो ये सभी काम कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। अब ये जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर देखिए, यदि कंपनी के द्वारा अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जाता है तो कंपनी के सदस्य हैं कंपनी पर सूट फाइल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और यदि कंपनी मेंबर्स के द्वारा
ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा नहीं किया जाता है तो कंपनी उन पर भी केस कर सकती है। तो इस प्रकार से जो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स होते हैं उन सभी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होते हैं, दोनों एक नहीं होते हैं, यानी सब अलग अलग हैं। कंपनी अपने आप में एक जो आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून की नज़र में एक रियल पर्सन के तौर पर काम करता है। अब देखिए जो कंपनी, यही प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। अब हम यहाँ पर समझेंगे, देखिए जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो प्रिंसिपल है उस पर जो है वो किस पर एक लीडिंग केस है, उस पर आधारित है। लीडिंग केस का नाम क्या है? सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी। ठीक है, तो ये जो लीडिंग केस है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का, इसको समझते हैं और कोर्ट ने इस केस के संबंध में क्या निर्णय दिया उसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम इस लीडिंग केस को समझते हैं। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी। अब देखिए जो सालोमन है वो शूज का बिजनेस करता है, जूते चप्पल का बिजनेस करता है और सालोमन ने डिसाइड किया, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा था तो उसने डिसाइड किया कि क्यों न एक कंपनी जो है की स्थापना की जाए। ठीक है ना, अभी उसने दुकान जो शूज का उसके पास शॉप था, पर उसने डिसाइड किया कि अब वह एक कंपनी स्थापित करेगा, यानी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाएगा, समामेलन या रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है ना, तो सालोमन ने एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया और उस कंपनी का नाम रखा सालोमन एंड कंपनी। ठीक है ना, सालोमन एंड कंपनी। अब देखिए जो ये कंपनी है सालोमन एंड कंपनी, इस कंपनी के अंदर जो मेंबर्स थे या कंपनी के अंदर सालोमन एंड कंपनी में टोटल 7 मेंबर्स थे। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, एक सालोमन जो स्वयं था, दूसरा सालोमन का जो वाइफ है वो, थर्ड में दो सालोमन का जो डॉटर है वो, और फिर उसके बाद जो सालोमन का वाइफ, डॉटर एंड 4 सन। ठीक है, सालोमन के जो 4 बेटे थे वो इस कंपनी के अंदर जो मेंबर थे। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टोटल जो मेंबर हैं वो 7 मेंबर्स हो गए इंक्लूडिंग सालोमन। अब देखिए हुआ क्या, सालोमन ने अपना जो बिजनेस है वो सालोमन एंड कंपनी को 30,000 पौंड्स में बेच दिया। 30,000 पौंड्स में बेच दिया। कितने में सेल किया? 30,000 पौंड्स में। ठीक है, ये एक प्रकार से कंसिडरेशन है जो सालोमन ने अपना जो शूज का बिजनेस था वो सालोमन एंड कंपनी को बेच दिया, जो जिस कंपनी के अंदर 7 मेंबर्स थे। अब देखिए सालोमन ने जो अपना शूज बिजनेस है सालोमन एंड कंपनी को बेचा उस $30,000 में, उसके बदले जो कंपनी है उसने सालोमन को क्या दिया? एक तो 20,000 पौंड्स के, ठीक है, 20,000 पौंड्स के जो शेयर्स दे दिए। ठीक, और उसके बाद 10,000 पौंड्स के जो डिबेंचर थे, सिक्योर्ड डिबेंचर
ये जो है परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में जो सॉलोमन एंड कंपनी ने जो सॉलोमन को जो है पे किया, एक तो 20,000 पाउंड के शेयर्स और 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है ना, क्योंकि सॉलोमन ने अपना जो बिजनेस था शूज बिजनेस वो 30,000 पाउंड्स में जो है सॉलोमन एंड कंपनी को जो है सेल कर दिया और कंपनी ने इस तरीके से उसको कंपनसेट किया। अब देखिए कुछ समय बाद जो कंपनी है सॉलोमन एंड कंपनी, उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं था और उस पर उसकी जो लायबिलिटीज है वो असेट से ज़्यादा हो गई। जब लायबिलिटीज है असेट से ज़्यादा हो जाती है तो एक ऑप्शन ये भी बचता है कि आप कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं। तब सॉलोमन ने डिसाइड किया कि वह अब इस कंपनी का समापन करेगा। जब उसने समापन करने का डिसाइड किया तो उस समय जो कंपनी का पोजीशन था सॉलोमन एंड कंपनी का, वो मैं आपको पोजीशन यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए जो असेट्स था सॉलोमन एंड कंपनी का वो 6,000 पाउंड, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो लायबिलिटीज के बारे में समझे। ये असेट्स 6,000 पाउंड और जो लायबिलिटीज है वो फर्स्ट 10,000 सिक्योर्ड 10,000 पाउंड के जो सिक्योर्ड डिबेंचर, राइट, और इसके बाद 7,000 पाउंड के ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब देखिए ये उसका फाइनेंशियल पोजीशन था वाइंडिंग अप के समय। असेट्स 6,000 पाउंड और जो लायबिलिटीज है उसमें जो टोटल लायबिलिटीज है वो 17,000 पाउंड, बट उसमें 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर जो कि जो सोलोमन है उसको दिए गए थे और जो 7,000 है उसके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब देखिए जब कंपनी का समापन हुआ तो सोलोमन ने क्या किया, जो 6,000 का उसका असेट्स था उसको सेल करके और जो उससे रियलाइजेशन हुआ, जो उसको पैसा प्राप्त हुआ, वो सोलोमन ने जो है अपने सिक्योर्ड डिबेंचर को प्रायोरिटी के बेसिस पर खुद रख लिया, ठीक है ना। एक प्रकार से जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे उनका पेमेंट कर दिया कंपनी की तरफ से, ठीक है। यानी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देख लिया और 6,000 असेट्स और जो यहाँ पर 17,000 है वो लायबिलिटीज। कंपनी ने प्रायोरिटी बेसिस पर, देखिए जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, समापन होता है, तो सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स को किया जाता है। उसके बाद जो है अनसिक्योर्ड है उनका नंबर आता है, तो सबसे पहले जो पेमेंट किया जाएगा यहाँ पर सोलोमन एंड कंपनी के द्वारा वो सिक्योर्ड डिबेंचर को किया जाएगा। सिक्योर्ड डिबेंचर कितने हैं? 10,000, बट असेट्स कितना है? 6,000। तो यहाँ पर देखिए जो ये 6,000 की जो असेट्स है उसको सेल करने के बाद जो भी जो पैसा मिलेगा उसका पेमेंट है कंपनी ने जो है सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है सोलोमन उसको कर दिया। और अब इस बात से क्या है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वो असंतुष्ट हो गए और वो कोर्ट में गए और कोर्ट से उन्होंने अपील की कि जो सोलोमन है एंड सोलोमन एंड कंपनी है ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए जो प्रायोरिटी बेसिस पर जो पेमेंट किया गया है कंपनी की तरफ से जो क्रेडिटर्स को,
वो पहला पेमेंट है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सालोमन है उसी की कंपनी है, वही मैनेज करते हैं और वही कंपनी के मेंबर हैं, डायरेक्टर भी है सालोमन। तो कोर्ट ने ये कहा कि सालोमन एंड कंपनी ये एक नहीं है, दोनों कानून की नज़र में इनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। इसलिए सबसे पहला जो पेमेंट है वो सालोमन को ही दिया जाएगा, क्योंकि सालोमन को जो डिबेंचर इशू किए गए थे वो सिक्योर्ड डिबेंचर थे, ठीक है ना। इसलिए जो कंपनी के पास सिक्योर्ड डिबेंचर को पेमेंट करने के बाद जो है कुछ भी अमाउंट नहीं बचता है शेष, तो इसलिए क्रेडिटर्स को किसी प्रकार का पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और प्रायोरिटी बेसिस पर सालोमन को ही जो पेमेंट किया जाएगा फॉर सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो इसलिए इस लीडिंग लॉ में क्लियरली बताया गया है कि कंपनी एंड कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए दोनों को एक नहीं मान सकते। और ये बहुत ही पॉपुलर केस है सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंपनी लॉ में, उसको पढ़ेंगे, और ये है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। यानी जो है एक प्रकार से जो क्या है इसको समझते हैं। देखिए, लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, ठीक है ना। लिफ्टिंग या पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना। अब देखिए, जो बहुत पहले सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी के आधार पर ये प्रिंसिपल जो है एस्टेब्लिश किया गया कि कंपनी और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना, यानी सभी का पृथक अस्तित्व होता है। तो इस आधार पर ये जो जब भी किसी कंपनी का हम इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, तभी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कंपनी एंड उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बन जाता है। अब देखिए, जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि दोनों को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। बट कई बार जो कोर्ट है कंपनी अफेयर्स में जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको लायबल ठहराने के लिए उनको कंपनी अफेयर्स के पीछे किसका एक प्रकार से योगदान है, कौन व्यक्ति उस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए ये जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो ये पर्दा है या जो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, इसको कोर्ट नकार देता है या मानने से मना कर देता है। ये तब करता है जब देखिए कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अपना कोई माइंड नहीं है और ना ही कोई हर्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, दिल और दिमाग ये दो चीजें ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा प्रेम करना और किसी के साथ जो शत्रुता का भाव है, एनिमी बिहेवियर है, वो रखना, तो ये सभी चीजें दिल और दिमाग के द्वारा कंडक्ट की जाती है। बट कंपनी के पास तो अपना कोई दिल और दिमाग नहीं होता, इसलिए कंपनी ना तो किसी के साथ फ्रॉड कर सकती है और ना ही किसी के साथ फ्रेंडशिप कर सकती है। ये सभी जो कार्य किए जाते हैं वो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं। इसलिए कोर्ट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है कि यदि कंपनी के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है, कोई गलत कार्य किया जाता है, तो उसके पीछे जो भी व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल जो ठहराने के लिए कोर्ट इस सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के जो का जो प्रिंसिपल है उसको मानने से इनकार कर सकता है और कंपनी के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। और इसी को हम कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, यानी कंपनी को बेनकाब करना या कंपनी का पर्दा उठाना।
अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक कंपनी है और वह स्मगलिंग के कार्य में जो इन्वॉल्व है। अब देखिए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। कंपनी केवल अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर के हेल्प के द्वारा ही कार्य कर सकती है। अब कोर्ट को जो गवर्नमेंट को पता चला कि पर्टिकुलर कंपनी है स्मगलिंग का काम कर रही है, तो फिर कोर्ट ने क्या कहा कि अब हम देखिए, यदि ये प्रिंसिपल लागू करते हैं कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों क्या है, सेपरेट है, तो इस आधार पर क्या है, कंपनी के जो मेंबर स्मगलिंग के कार्य में लगे हुए हैं वो बच जाएंगे, ठीक है ना। और इसलिए हमें क्या करना है कि कंपनी एवं जो कंपनी के मेंबर है उनके बीच जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, पृथक अस्तित्व का दीवार है, उसको हटा देना है, उस पर्दे को हटा देना है, और ये मान के जो इन्वेस्टिगेशन करना है कि कंपनी के पीछे जो कार्य किए जा रहे हैं वो कंपनी के द्वारा नहीं बल्कि उनके मेंबर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए जो भी एक प्रकार से फॉल्टी पर्सन है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए ये जो पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और या फिर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का जो यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे कंपनी के द्वारा यदि कोई टैक्स है उसका पेमेंट नहीं किया जाता है रेगुलर बेसिस पर, अब गवर्नमेंट उस केस में क्या है, कंपनी को तो जेल में डाल नहीं सकती, फिर जो कंपनी के पीछे जो कार्य कर रहे हैं, कंपनी को जो मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है, यानी कंपनी के कार्यों के लिए उन व्यक्तियों को। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल अपराधी है, किसी रॉन्गफुल एक्ट के पीछे जो कंपनी के अंदर किया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो एक प्रकार से सिस्टम है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का यूज किया जाता है। अब देखिए, जो लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल ये कब किया जा सकता है, इसके पीछे क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। Under statutory provisions और उसके बाद है ये ए है और फिर बी पॉइंट अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अब देखिए, इन दो बेसिस पे हम समझेंगे लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। सबसे पहले हम समझते हैं कि अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसमें कोर्ट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल को मानने से इनकार कर सकता है और कंपनी के द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, उनको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। तो सबसे पहले हम ये अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है इसको समझते हैं कि इसमें कौन कौन से सिचुएशंस है। Incorporation based on fraudulent information ठीक है। देखिए, यदि कंपनी का जो कपटमय उद्देश्य या
फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर फ्रॉडुलेंट पर्पस के आधार पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को नकार देता है, मानने से मना कर देता है, और जिसने ऐसा करवाया है उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करता है और उनको इंडिविजुअली पनिश करता है। तो इस प्रकार के से जब भी किसी कंपनी का फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेशन या समामेलन होता है, या कोई फ्रॉडुलेंट या एक तरीके से फॉल्स जो इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है, झूठे जाली दस्तावेज के आधार पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन समामेलन करवाया जाता है, तो कोर्ट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की जो एक प्रकार की जो मान्यता है, प्रिंसिपल है, उसको नकार देता है, और जो व्यक्ति उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन पर जो डायरेक्ट है कार्रवाई करता है और उनको पनिश करता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन मेंबरशिप। रिडक्शन इन मेंबरशिप। अब देखिए, हमें पता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। बट यदि किसी कोई भी पर्टिकुलर जो कंपनी है जिसमें न्यूनतम 2 सदस्यों की जरूरत है, यदि मतलब 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने से अधिक यदि जो सदस्यों की संख्या है वो 2 से घटकर 1 रह जाती है, या जो पब्लिक कंपनी है उसमें 7 से घटकर जो है 5 या 4 रह जाती है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर भी यदि बिजनेस का संचालन किया जाता है तो फिर ऐसे में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन पर कार्रवाई की जा सकती है, और जो कोर्ट है वो कंपनी एंड उसके मेंबर का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मानने से इनकार कर सकता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, यदि उस संख्या से मेंबर्स कम हो जाए और एक प्रकार से जो 6 महीने से अधिक यदि बिजनेस का संचालन किया जाए और इस ड्यूरेशन में यदि कंपनी पर कोई लायबिलिटीज अराइज होती है तो उन लायबिलिटीज के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, फिर जो इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं जो बच गए हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस प्रकार नेक्स्ट है मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, देखिए यदि कंपनी के जो अधिकारी हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, यानी कंपनी के द्वारा यदि किसी प्रकार का कंपनी के द्वारा जारी किए गए प्रोस्पेक्टस के अंदर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, उसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर परचेज करता है, उसको लॉस होता है, नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसे में उस लॉस की भरपाई है, रिकवरी इंडिविजुअल जो ऑफिसर है या डायरेक्टर्स है या मेंबर्स है कंपनी उनके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, प्रविवरण, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से कंपनी पब्लिक को जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित करती है, कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट करती है, और इस प्रोस्पेक्टस में, इस डॉक्यूमेंट में यदि कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करती है जिसके वजह से किसी को लॉस होता है, तो उस केस में कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है उन व्यक्तियों को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कोर्ट के द्वारा ठहराया जाता है और पर्सनली उनको इंडिविजुअली उनको जो है पनिश किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है
issue of prospectus for fraudulent purpose, issue of prospectus for fraudulent purpose। देखिए, यदि कोई किसी व्यक्ति को चीट करने के लिए फ्रॉडुलेंटली तरीके से आप प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो कोर्ट है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की मान्यता को मानने से इनकार कर सकता है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करके उनको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फेलियर टू रिटर्न पब्लिक डिपॉजिट्स, फेलियर टू रिटर्न पब्लिक डिपॉजिट्स obtained for fraudulent purpose। यदि कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए जो डिपॉजिट्स है कंपनी के द्वारा प्राप्त की गई है पब्लिक से और उसका रिटर्न नहीं किया जा रहा, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर भी जैसे कोई कंपनी है उसने एक प्रकार से लोगों चीट करने के लिए, है ना, चिट फंड कंपनियां इस प्रकार का कार्य करती है कि कम समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना आ जाएगा, इस तरीके से झूठ बोलकर जो है लोगों से पैसे है वो जमा करते हैं और पब्लिक डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यदि इस प्रकार के कोई केस है और कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा आप वापस करिए और उस पैसे को वापस करने में यदि कोई डिफॉल्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, तो उस केस में भी कोर्ट है इंडिविजुअल पर्सन्स को आइडेंटिफाई करता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनको फिर इंडिविजुअली पनिश किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है for investigation of ownership, for investigation of ownership of company अब देखिए जो कंपनी है उसका रियल ओनर कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए भी कोर्ट है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के जो प्रिंसिपल को मानने से इनकार कर सकता है और जो भी व्यक्ति वास्तव में उसका ओनर है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ये आप साथ में नोट करते जाएं। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट the investigation of company affairs, the investigation of
अब देखिए, जो कंपनी के अंदर कामकाज या एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज की जा रही है, तो उनको एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जो कोड है वो कंपनी एंड उसके जो मेंबर्स के बीच जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो दीवार है, जो पर्दा है, उसको हटा सकता है और एक प्रकार से जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की जो मान्यता है उसको मानने से इनकार कर सकता है। अब ये जनरली इसलिए किया जाता है कि कंपनी का एक्चुअल में मैनेजमेंट कौन कर रहा है, और कंपनी के अंदर यदि कोई इरेगुलरिटीज़ है, अनियमितताएं हैं, तो उन अनियमितताओं के लिए, इरेगुलरिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। अब देखिए, कोई ऐसा व्यापार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य दूसरों को धोखा देना हो, चीटिंग करना हो, फ्रॉड करना हो, तो उस केस में भी जो कोर्ट है ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो वॉल है या जो अजम्पशन है उसको मानने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखिए, आपको पता है कि जो कंपनी है उसका अपना माइंड नहीं है। कंपनी के पीछे काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं के माइंड के अकॉर्डिंग कंपनी का संचालन किया जाता है। और यदि कंपनी के द्वारा टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस केस में भी जो कोर्ट है वो कंपनी को की जगह कंपनी के सदस्यों को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। तो ये जो पॉइंट्स थे वो अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, यानी वैधानिक प्रावधानों के तहत जो कोर्ट है वो एक प्रकार से जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है उसको मानने से इनकार कर सकता है, और कंपनी के सभी बिजनेस अफेयर्स के लिए कंपनी के जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो ये आपने नोट कर लिए हैं, बी नंबर अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। अब देखिए ये क्या है, ये न्यायिक निर्णयों के अधीन, ठीक है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कोर्ट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको मानने से इनकार कर सकता है। तो फर्स्ट है इन केस ऑफ मिस डिस्क्रिप्शन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ मिस डिस्क्रिप्शन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ कंपनी। अब देखिए, जो कंपनी है जब भी किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है तो वो अपना नाम का यूज करते हैं। कंपनी के जो लेटर हेड है उस पर कंपनी का नाम होता है, कंपनी के चेक है या जहां पर भी कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर कंपनी का नाम क्लियरली स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
कंपनी पब्लिक है तो पब्लिक लिमिटेड लिखा जाएगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लेटर हेड है, कंपनी की चेक है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर यदि कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाता या कोई गलत जानकारी दी जाती है तो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको उत्तरदायी या जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, उनके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, जो प्रिंसिपल है, उसको कोर्ट के द्वारा नकारा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, टू डिटरमाइन द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन द रियल कैरेक्टर ऑफ कंपनी। इस पॉइंट्स में जो कंपनी है, कंपनी का जो रियल कैरेक्टर है, यानी एक प्रकार से जो कंपनी किन कंपनी के पीछे किस प्रकार का जो आइडियोलॉजी है वो वर्क कर रहा है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, कंपनी क्या किसी एनिमी जो कंट्री है क्या उससे उसके आइडियोलॉजी के आधार पर काम तो नहीं कर रही। तो इन सब का पता लगाने के लिए जो वास्तविक कैरेक्टर है कंपनी का और उसके पीछे किस प्रकार की जो आइडियोलॉजी वर्क कर रही है उसका पता लगाने के लिए भी जो कोर्ट है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है उसको मानने से इनकार कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है फॉर प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, फॉर प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब देखिए जो कंपनी का यदि संचालन किया जाता है तो उससे जो बिजनेस कंपनी रन करती है उससे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में रेवेन्यू मिलती है। और कई बार क्या है कि कंपनी के द्वारा जो टाइम टू टाइम टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाता, जो भी रेवेन्यू है कंपनी के द्वारा गवर्नमेंट को दी जानी है वो गवर्नमेंट को नहीं मिलती, तो उस केस में भी कोर्ट के द्वारा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को नकारा जा सकता है और जो भी कंपनी के मैनेजरियल पर्सोनेल है उनको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर वर्क। अब देखिए यदि कोई फ्रॉड का कार्य हो रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, तो उन सबको क्या रोकने के लिए भी कोर्ट के द्वारा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल को मानने से इनकार किया जा सकता है और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है वेयर कंपनी इज फाउंड फॉर, कंपनी इज फाउंड फॉर evading legal obligations, evading legal obligations। अब देखिए कई बार क्या है, जैसे टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी सेल कंपनियां क्या है एक प्रकार से जिनका कोई व्यापार नहीं होता, वो केवल कागजों में
डॉक्यूमेंट्स में ही कंपनी के तौर पर कार्य करती है। तो यदि इस प्रकार से कोई कंपनी की स्थापना की जा रही है, तो कानूनी जो ऑब्लिगेशंस है या एक प्रकार से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बचने के लिए, तो ऐसे में भी कोर्ट के द्वारा लीगल ये जो प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का, उसको मानने से इनकार किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है for fixing economic, for fixing liability for economic offense। अब देखिए, यदि कोई कंपनी किसी इकोनॉमिक ऑफेंस या आर्थिक अपराध के अंदर संलग्न है, से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उस केस में जो एक्चुअल में लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पर्सन, ये डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट के द्वारा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की मान्यता को नकारा जा सकता है। ये कब होता है कि जैसे फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यदि उसके संबंध में कोई इरेगुलरिटीज है पाई जाती है, ठीक है ना, या कंपनी का जो प्रॉपर है उसका अकाउंटिंग नहीं की जाती है, कोई एक प्रकार से गवर्नमेंट को डाउट होता है कि कंपनी है वो किसी प्रकार के इकोनॉमिक ऑफेंस में संलग्न है, तो उस केस में ये जो है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल किया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट, फॉर फिक्सिंग लायबिलिटी फॉर फिक्सिंग लायबिलिटी फॉर अंडर वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब देखिए, ये जो पेमेंट ऑफ बोनस है, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, फैक्ट्रीज एक्ट या ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है ना, ये जितने भी लेबर लेजिस्लेशन है जिनका पर्पस लेबर के वेलफेयर के लिए काम करना है, टाइम टू टाइम लेबर्स को सैलरी मिले, उन्हें बेहतर वर्किंग कंडीशंस मिले एक प्रकार से, और उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, यदि इन लेजिस्लेशन के संबंध में यदि कंपनी के द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, यानी टाइम पर पीएफ का पैसा जमा नहीं किया जाता, टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती, तो उस केस में भी जो कोड है वो कॉर्पोरेट जो लिफ्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट वेल को पियर्स कर सकता है, ठीक। तो ये सभी वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो वर्कर्स से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है वेयर a company is used for illegal purpose, यदि कोई कंपनी इलीगल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, ठीक है ना, जिसका यूज एक प्रकार से जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका वायलेशन करने के लिए यदि कोई काम किया गया करने के लिए स्थापित की गई है, तो इस प्रकार की कंपनी के पीछे जो एक प्रकार से जो एक्टर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
to punish for contempt of court। अब देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि कोर्ट ने कंपनी को कोई आदेश दिया है उसकी पालना करने के लिए, फॉलो करने के लिए, और कंपनी के द्वारा यदि उस आदेश की पालना नहीं की जाती तो उस केस में कंपनी की जगह कंपनी को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है और जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की जो मान्यता है उसको मानने से इनकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है, जो ये एक प्रकार से जो अजम्पशन है जो एस्टैब्लिश करता है कि कंपनी एंड उसके जो मेंबर्स हैं उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी पृथक अस्तित्व है, यानी सभी अलग अलग हैं। और बट जब कोई भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट या कोई गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट जो स्टेचुटरी प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट यदि कोई कार्य किया जाता है तो उस केस में कोर्ट है वो जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की मान्यता को, प्रिंसिपल को मानने से इनकार कर सकता है और इसी जो कार्य को हम कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल या पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।